हेलो गाइस। सो आज हम लेके आए हैं रियल एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो फोर्थ पार्ट है, स्टेट गवर्नमेंट चैप्टर सोशल साइंस बुक क्लास 10th RBSC। तो 3 वीडियोज हमने ऑलरेडी बना दी है, आज हम चौथी वीडियो बना रहे हैं। सो पहला है रियल, इसमें हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब रियल एग्जीक्यूटिव्स की बात करें, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। So parliamentary rule has also been set up in the state by the constitution and the parliamentary system. The real executive power of the state lies in the COM. तो जैसे सेंटर में जो रियल पावर है PM और COM के बीच, साथ PM एंड हिज टीम COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, उसी तरह से स्टेट में भी रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? COM, यानी CM प्लस COM, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड दैट इज दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे वहाँ पे वो लोग लोकसभा में अकाउंटेबल हैं, उसी तरह से यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में अकाउंटेबल हैं या पार्लियामेंट में अकाउंटेबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब क्या है फॉर्मेशन ऑफ COM इन ए स्टेट। अब कैसे फॉर्म होगी भाई? अपॉइंटमेंट कौन करेगा चीफ मिनिस्टर का? अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्टिकल 164 में लिखा है कि सब गवर्नर जी जो हैं चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, एंड देन दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करेंगे। सो गवर्नर दूसरे मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट करेंगे तो किसकी एड एंड एडवाइस से करेंगे? चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब चीफ मिनिस्टर साहब अशोक गहलोत जी बोल देंगे साहब इसको सचिन पायलट को मंत्री बना दो, तो उसको बना देंगे। उसको बोलेंगे इसको हटा दो तो हटा देंगे, इतनी सी बात है। अब जो ट्रेडिशन है या जो इसे कहीं लिखा नहीं है, ये कन्वेंशन बन गया कि हम बहुत टाइम से एक चीज़ फॉलो कर रहे थे, उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसलिए ये कन्वेंशन है कि जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, जनरली चीफ मिनिस्टर, उसको पहले बुलाता है कि आइए आप सरकार बनाइए और अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करिए फ्लोरस हाउस में। ये एक प्रोसीजर है। अपॉइंटमेंट की बात हो गई। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर कैसे हो रहा है। देखिए अदर मिनिस्टर आर सेलेक्टेड बाय CM ओनली, ठीक है, एंड ही गिव्स लिस्ट ऑफ मिनिस्टर विद द नेम्स एंड डिपार्टमेंट टू द गवर्नर। अब किसको कौन सा मंत्री पद, कौन सा मंत्रालय देना है, इन सब की लिस्ट चीफ मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट को दे देते हैं, या सॉरी गवर्नर को देते हैं। गवर्नर जिसको बता देते हैं कि साहब ये अनाउंसमेंट कर देते हैं इसकी। नाउ इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू फॉर्म द COM। नेम ऑफ मिनिस्टर इन द कैबिनेट आर डिसाइडेड ओनली बाय CM। तो ये सब CM का प्रिविलेज है कि वो COM को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसाइड करे कौन क्या कैबिनेट में कौन बैठेगा। और साइज ऑफ कैबिनेट जो है उसकी लिमिट है 15% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ LA। तो ये जो लिमिट थी वो 91 अमेंडमेंट के बाद सेट करी गई। इसके पहले कोई लिमिट नहीं थी। तो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण काफ़ी लोगों को मंत्री पद दे दिए जाते थे या ओवरलोड हो चुकी थी। तो इसलिए 91st अमेंडमेंट के बाद 15% की जो है लिमिट लगाई गई। जैसे असेंबली में 200 मेंबर हैं तो उनकी 15% आप निकाल सकते हैं। तो 15% मेंबर्स को हम मंत्री पद दे सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और हैं कि कुछ फैक्ट्स जो रखे जाते हैं इन माइंड वाइल सेलेक्टिंग द मिनिस्टर्स, कि भाई एक कंसिस्टेंट मैनर में ऑल सेक्शंस एंड सोसाइटी और रीजन्स ऑफ द सोसाइटी इन ए स्टेट हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो बना रहे हो आप इस तरह से बनाओ कि कोशिश करो कि सभी प्रांत के, सभी रीजन के, सभी सेक्शंस के लोगों को हम इन्वॉल्व कर पाओ मंत्री पद, मंत्रालय में या कैबिनेट मिनिस्टर बना सको। देन कोशिश कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबल वे। जनरली द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट द कैबिनेट फ्रॉम हिज ओन पार्टी। तो जनरली क्या ये एक्चुअल में होता ही है, जो उसकी पार्टी के मेंबर है जनरली कैबिनेट मेंबर्स उसी को बनाकर, कोलिशन की सरकार है तो हो सकता है किसी और को भी पद देना पड़ जाए, लेकिन अगर उसका मेजॉरिटी है तो वो उसी के मेंबर्स को बनाएगा। अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम स्पेशल पर्सन जिसकी काबिलियत पे किसी को शक ना हो और जो ईमानदार हो तो उसको बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एक्ट एज अ सिंगल मेंबर, सिंगल यूनिट। तो उसकी पार्टी के लोग बनते हैं इसलिए वो सिंगल यूनिट एक्ट कर सके, ठीक है। अब अगला करते हैं। अगला क्या है भाई? अगला है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए मिनिस्टर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है कि मेंबर ऑफ किसी भी हाउस का मेंबर हो। अगर 2 हाउस हैं तो दो में से किसी का भी हो, और एक है तो एक का उसका होना जरूरी है। अगर मिनिस्टर बन गया और मेंबर नहीं है तो क्या है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी लेजिस्लेचर की, इलेक्शन करके जिस भी तरह से ले। अगर नहीं ले पाता है तो उसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी सी बात है। अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग मिनिस्टर्स। देखो गवर्नर जो है पोर्टफोलियो बनाता है
बांट देता है सीएम के कहने पे। जैसे किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी, किसी को डिफेंस मिनिस्ट्री दे दी, किसी को होम मिनिस्ट्री दे दी, इस तरह से मिनिस्ट्री पद पोर्टफोलियो बांट देता है, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। A minister often holds the authority of single department, but sometimes he can keep charge of more than one department. तो देखिए ये भी होता है कि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट भी वो अपने पास मिनिस्टर रख सकता है। अब आते हैं ओथ टेकन बाय मिनिस्टर्स। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस मिनिस्टर हैव टू टाइप्स ऑफ ओथ। देखो मंत्री पद लेने से पहले दो तरह की ओथ होती है। एक होती है डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, कि भाई हम जो है इस पद की जो ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्चार्ज करेंगे, और हम मंत्री पद रहते हुए या ऑफिशियल ड्यूटी निभाते हुए कुछ इस तरह की बातें हुई जिसको सीक्रेट होती है तो उसको हम सीक्रेट रखेंगे, उसको बाहर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये दो तरह की ओथ होती है, ठीक है। तो गवर्नर के सामने ले लेनी पड़ती है। अब कैटेगरीज क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, तीन तरह की हो गई कैटेगरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो कोर है किसी भी चीज़ का वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट मेंबर आर कोर मेंबर्स। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय कैबिनेट ओनली। तो जो भी पॉलिसी बनाएंगे कैबिनेट के जो मुख्य लोग होते हैं मंत्री मंत्रालय में, वो लोग ये कैबिनेट ये पॉलिसी की डिसीजन लेते हैं सरकार में। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं वो सेकंड स्टेज के मिनिस्टर्स होते हैं, सेकंड लेवल के मिनिस्टर होते हैं, थोड़े यंग होते हैं, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उनको जनरली सीनियर पोस्ट नहीं दी जाती है। सम मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज। कुछ लोगों को इनमें से इंडिपेंडेंट चार्ज देते हैं, कुछ को किसी का अटैच कर देते हैं, किसी के अंदर डेप्यूटी के अंदर में काम करना पड़ता है उसको मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं मिलके किसी मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। और तीसरे टाइप के तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब ये जो होते हैं ना ये असिस्टेंट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के, ठीक है, ये तो डेफिनेटली वही होंगे। लेकिन सेकंड वाला जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कुछ इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिए जाते हैं, ठीक है सब। अगला पढ़ते हैं टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और टेन्योर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स, ठीक है भाई, CUM का कोई फिक्स नहीं है। अब जब तक आपको मेजॉरिटी में एंजॉय कर रहे हो आप LA में लेजिस्लेचर में, तब तक आप ऑफिस में रहिए। जनरली मैक्सिमम टाइम इज़ 5 years, क्योंकि टेन्योर ऑफ LA जो है 5 years होता है। अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है COM की, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया हुआ है जब हमने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा था। सो इफ़ LA पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने नो कॉन्फिडेंस मिनिस्टर पास कर दिया, किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ किया हो, और रिजेक्ट एनी बिल प्रपोज बाय एनी मिनिस्टर, या फिर कोई बिल रिजेक्ट हो गया हो असेंबली में जो किसी मिनिस्टर ने प्रपोज किया हो, या तो देखो दो कंडीशन है, या तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया किसी भी मिनिस्टर के अगेंस्ट में, या फिर एक बिल जो किसी मिनिस्टर ने रखा है उसको रिजेक्ट कर दिया हो लेजिस्लेचर ने, तो सारे जो मंत्रालय है, मंत्री पद हैं, COM हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब सैलरी और अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा भाई इनकी? आर्टिकल 164 के 5 नंबर में लिखा है ये कि भाई जो LA की सैलरी है वो स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स की जो सैलरी है वो अपने आप ही डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगी, मोडस ऑपरेंडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखो क्या लिखा है इसमें, सबसे ज़रूरी यूनिट कौन सी है? कैबिनेट, COM के अंदर, क्योंकि सारे डिसीजन जो होते हैं ना इंपॉर्टेंट सब डिसीजन यहाँ से ही निकलते, सब यही लोग लेते हैं मिलके। सो डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस इंपॉर्टेंट डिसीजन ओनली टेकन इन द मीटिंग ऑफ कैबिनेट, ठीक है, वीकली एक दो मीटिंग होती है इनकी, वहाँ पे डिसीजन लेते हैं। तो CM कैन कन्वेन इट्स मीटिंग व्हेनेवर रिक्वायर्ड, व्हेनेवर ही नीड्स। दिस मीटिंग आर प्रेसाइडेड ओवर बाय CM। तो CM ऑब्वियसली फर्स्ट अमंग इक्वल है, तो रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑब्वियसली वही हेड करेगा इस मीटिंग को, या वही प्रेसाइड करेगा, चेयरपर्सन वही होगा, या फिर अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। तो देयर इज़ नो कोरम। इस ऐसी मीटिंग्स में कोरम वगैरह की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो दो रूल हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक्रेसी। कैबिनेट मिनिस्टर बनने हैं तो दो चीज़ होती है, एक तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सीक्रेसी होगी। अब जनरली ऑल द डिसीजन द कैबिनेट आर टेकन यूनानिमसली, मतलब सारे डिसीजन जो होते हैं एक मत से लिए जाते हैं। अगर आप मिनिस्टर हैं और किसी डिसीजन से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो आप बेटर है कि आप उसमें से रिज़ाइन दे दीजिए, ठीक है। अब इन द केस ऑफ डिसीडेंस डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन। अगर कोई बात मतलब एक से ज़्यादा मत है किसी चीज़ को लेकर, तो मेजॉरिटी का डिसीजन या म्यूचुअल कंसल्टेशन से आपस में डिसीजन डिसाइड कर लेते हैं। और अगर आपने एक बार डिसीजन में हामी भर दी है तो आपको वो डिसीजन अपना ही समझना पड़ेगा। आप जाके लेजिस्लेचर में ये नहीं कर सकते कि साहब मैंने तो मना किया तो इन्होंने कर लिया।
अगर आप एग्री नहीं होते ना, आप डिसीजन पहले से रिजाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस डिसीजन इज कंसिडर्ड एज कलेक्टिव डिसीजन ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। जो जो वहाँ प्रेजेंट हैं कैबिनेट के अंदर, कोई भी डिसीजन ले ले तो उनका कलेक्टिव डिसीजन होगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी या सीओएम का कलेक्टिव डिसीजन होगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी इज टेकन बाय ईच मेंबर ऑफ सीओएम। सीक्रेसी की ओथ हमेशा ली जाती है, पहले भी हमने पढ़ लिया। द प्रोसीडिंग एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट आर केप्ट सीक्रेट। ठीक है साहब, अभी इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में करेंगे फिर। और प्रोसीडिंग्स और जो सीक्रेट डिसीजन ऑफ द कैबिनेट के सीक्रेट रखने पड़ते हैं, इसको आप बाहर जाके बोल नहीं सकते।